Good morning students. Today I am going to explain you a very important topic of class 12, electric flux. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. अब ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है. अब यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और इन डेफिनेशन और इन ऑब्जर्वेशंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मुलेट करने की मैथमेटिकल फार्मूला देने की कोशिश करेंगे. अब इस बात को ध्यान समझने की कोशिश करिए. मैंने यहाँ पर दो एरिया लिया है. पहला एरिया A1 है, दूसरा एरिया A2 है. A1 जो है वो छोटा है, A2 बड़ा है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है. यहाँ देखिए A1 छोटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. A1 से कितना सरफेस पास, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं A1 सरफेस से? A1 से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं तो यहाँ पे φ1 कितना हो जाएगा? 2. और A2 से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं? 4. ऑल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द A2. तो हम क्या कह सकते हैं? φ2 कितना हो जाएगा? 4. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि एरिया वेक्टर जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो फ्लक्स यहाँ हम कह सकते हैं कि आपकी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके. एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों एरिया सेम लिया है. इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया है. इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ. यहाँ हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइन है? 3. और यहाँ पे कितनी है? 5 लाइन्स. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है और यहाँ पर कितनी है? ज्यादा है. अब ध्यान से देखिए, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फ्लक्स है वो कितना होगा? 1, 2, 3. तो फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं? φ1 = 3. एंड द सेकेंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फ्लक्स है वो कितना है? 5. तो φ2 हम कितना लिख सकते हैं? 5. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के. अब हमारा थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए. अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है. आज तक आपने एरिया देखा था, एरिया वेक्टर क्या होता है ये बात समझने की कोशिश करिए. एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस, जिस सरफेस का भी आपको एरिया वेक्टर चाहिए उस सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है. ये व्हाइट बोर्ड भी तो 2 डायमेंशनल है, इसका भी कुछ एरिया होगा, लेंथ और विड्थ, जो कि रेक्टेंगुलर है. तो इस एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, कैसे एज्यूम किया जाता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो इस व्हाइट बोर्ड का एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज ले लिया. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वैसे भी मैंने यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लिया है. बस सरफेस को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है? सरफेस को हमने थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया है. अब ध्यान से इस बात को समझिएगा. इस सरफेस को इंक्लाइंड करने की वजह से इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बना ले रहा है? थीटा एंगल बना ले रहा है. अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को हम यहाँ अलग से बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का फिगर आएगा. हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा. एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, एक उसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. अब ध्यान से सुनिए, हमें एरिया वेक्टर के डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए क्योंकि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. क्योंकि हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए? जो कि पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा? वही कंपोनेंट होगा जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. अब इसको ध्यान समझने की कोशिश करिए. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? ई साइन थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा. हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट से मतलब है क्योंकि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है. तो वो कंपोनेंट क्या होता है? ई कॉस थीटा. तो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल 3 definitions we can say that we can formulate the electric flux phi equal to E A
कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि हमेशा कॉस थीटा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। हमने ये बात भी क्लास 11th में पढ़ा है कि साइन थीटा वाला प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है और कॉस थीटा वाला प्रोडक्ट हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अब हम इस फार्मूला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, एक दो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। ओके,